नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें फर्मों की संख्या बहुत अधिक हो। हाँ ठीक है, फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। बी ऑप्शन, नई फर्मों का प्रवेश निर्बाध हो, मतलब नई फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र हो, यह भी सही है। सी, सभी फर्में समरूपी वस्तुएं बनाती हों, यह भी सही है। तो इस प्रकार से एक का सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों उपयुक्त विशेषताएं जो हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसी बाजार है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप होती हैं। उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। रॉबिन्स ने क्या परिभाषा दी? जिस बाजार में फर्मों की मांग पूर्णतः लोचदार होती है उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। और गिफिन ने क्या परिभाषा दी कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं हैं? क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? असंख्य होती है। क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या असंख्य होने की वजह से यह बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इस बाजार में जो कीमत है, कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। और परफेक्ट कंपटीशन कीमत ग्रहणकर्ता या प्राइस टेकर होती है। कीमत ग्रहणकर्ता होती है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का जो मांग वक्र होता है वह पूर्णतः लोचदार होता है। क्यों होता है पूर्णतः लोचदार? क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होने के कारण और सभी क्रेता एवं विक्रेता कीमत ग्रहण करता होता है। पूर्णतः लोचदार होने का मतलब होता है एक्स अक्ष के समांतर होता है मांग वक्र, और लोच इसकी अनंत होती है, ढाल। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? तो पूर्णतः लोचदार होता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण स्थानापन्न सजातीय समरूप वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिनमें मांग की आड़ी लोच, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। MRSXY मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के बराबर होती है। इसके अलावा क्रेता एवं विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाओं का ज्ञान होता है, अर्थात कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है और कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, परिवहन लागत का अभाव होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में साधन जो है पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में यह स्वतंत्रता होती है, लेकिन अल्पकाल में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं थी। 2 नंबर क्वेश्चन, कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्न में से किस वक्र का प्रयोग किया जाता है? तो कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए PCC कीमत उपभोग वक्र का प्रयोग किया जाता है। प्राइस कंजप्शन कर्व क्या है? यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध व्यक्त करने वाले वक्र को PCC वक्र कहा जाता है। या इसके अलावा कह सकते हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को PCC कहते हैं। PCC जो है 3 ढाल की होती है, 3 ढाल वाली होती है। और PCC का जो धनात्मक ढाल होता है वह सामान्य वस्तु के लिए होता है, शून्य ढाल होता है घटिया वस्तु के लिए PPC का। और जब PPC पीछे की ओर मुड़ती है तो वस्तु क्या होती है? गिफन वस्तु होती है।
जब पीपीसी पीछे की ओर मुड़ती है। तो ये इसको ऐसे, ये पीपीसी कुछ पीछे की ओर मुड़ रही है, तो यहाँ पर जो है गिफेन वस्तु को बताया गया है। और जब धनात्मक होता है, ये धनात्मक ढाल है, तो क्या सामान्य वस्तु बताया गया है। और जब ढाल 0 होती है यहाँ पे, तो क्या बताया गया है, 0 का मतलब ये, तो बताया गया है निकृष्ट या घटिया वस्तु को दिखाता है। इसके अलावा मांग वक्र के बारे में दिया गया है, इसमें मांग वक्र के बारे में जान लेते हैं क्या है। मांग वक्र को सबसे पहले प्रोफेसर वालरा ने व्युत्पन्न किया था। वालरा ने मांग वक्र को सीमांत उपयोगिता के आधार पर विकसित किया था। वालरा के मांग वक्र पर जो है मांग वक्र में लंब अक्ष पर मात्रा को और आधार अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। लंब अक्ष पर मात्रा को और आधार अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। और मांग वक्र कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, धनात्मक ही रह सकता है। और इसके अलावा मार्शल मांग वक्र खींचने के लिए लंब अक्ष पर इसके विपरीत जस्ट बात करते हैं। मार्शल क्या बात करते हैं, मार्शल बात करते हैं कि एक्स अक्ष पर कीमत, नहीं, एक्स अक्ष पर मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत होती है। और वालरा क्या बात बताए थे कि एक्स अक्ष पर कीमत या प्राइस और वाई अक्ष पर क्वांटिटी या मात्रा ली गई है। तो इस प्रकार से यह मांग वक्र के बारे में है। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर नहीं है का मतलब वह अप्रत्यक्ष कर होगा। तो अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है। प्रत्यक्ष कर आयकर प्रत्यक्ष कर है। जो कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह कर उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आयकर व्यक्तिगत किसी विशेष व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही वहन करता है, तो प्रत्यक्ष कर है। मृत्यु कर भी और संपत्ति कर भी। बिक्री कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जिस पर लगाया जाता है वहन अदा करके दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है और उस व्यक्ति द्वारा उसका वहन किया जाता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया था। तो यह बोर्ड दिसंबर 2004 में स्थापित किया गया था। ऐसे ही 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए मुद्रा की तटस्थता, बी विनिमय दर स्थिरता, सी गतिशील संसाधन, डी मूल्य स्थिरता। तो गतिशील संसाधन जो है यह मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, यह उद्देश्य जो है राजकोषीय नीति का है। इसके अलावा मुद्रा की तटस्थता, विनिमय दर और मूल्य स्थिरता जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा या कह सकते हैं साख की मात्रा एवं ब्याज की दर परिवर्तन अथवा वितरण की वह नीति है जिसे किसी देश के मौद्रिक अधिकारी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालित करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुद्रा नीति। और मुद्रा नीति के क्या उद्देश्य हैं, मुद्रा नीति के कुछ उद्देश्य हैं मुद्रा नीति या मौद्रिक नीति के, जैसे भुगतान संतुलन एवं विनिमय स्थिरता, मूल्य स्थिरता प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, मुद्रा की तटस्थता बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आय का उचित वितरण करना, यह मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जिन चरणों से गुजरता है उसका सही क्रम है। क्या है सही क्रम, तो पहले मंदी आती है, फिर प्रत्यास्फीति, फिर मुद्रास्फीति, फिर व्युत्स्फीति। तो यह किस ऑप्शन में है, मंदी, प्रत्यास्फीति, डी ऑप्शन सही, 6 का डी सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने व्यापार चक्र मॉडल में प्राथमिक एवं द्वितीयक लहरों का समावेश किया। तो शुम्पीटर ने अपने व्यापार चक्र मॉडल में प्राथमिक एवं द्वितीयक लहरों का समावेश किया था। शुम्पीटर के व्यापार चक्र का सिद्धांत जो है नव प्रवर्तन का सिद्धांत है, जिसमें शुम्पीटर ने क्या बताया, शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया कभी भी सहज नहीं होती है,
क्योंकि पूंजीवादी देशों की आर्थिक प्रणाली में आर्थिक उच्चावचन एक सामान्य घटना होती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में समय समय पर जो नवप्रवर्तन होते रहते हैं उन्हीं के कारण आर्थिक उच्चावचन उपस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अवस्था को छोड़कर दूसरी आर्थिक अवस्था की ओर पलायन कर जाती है। शुम्पीटर के सिद्धांत का केंद्र बिंदु जो है वह उद्यमी है और इन्होंने उद्यमी द्वारा किए गए नवप्रवर्तन को दो श्रेणियों में बांटा है। नवप्रवर्तन की बड़ी लहर, जिसे इन्होंने प्राथमिक लहर कहा था। क्या है, नवप्रवर्तन की बड़ी लहर या प्राथमिक लहर अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन व्यापार चक्र उत्पन्न करती है, और दूसरी लहर जो है वह नवप्रवर्तन की छोटी लहर है, जिसे इन्होंने या शुम्पीटर ने द्वितीयक लहर कहा। और नवप्रवर्तन की छोटी लहरें अल्पकालिक व्यापार चक्र उत्पन्न करती हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्यापार चक्र में प्राथमिक और द्वितीयक लहरों का समावेश किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था, तो वह शुम्पीटर द्वारा किया गया था, जिसको इन्होंने प्राथमिक लहरें या द्वितीयक लहरें या बड़ी या छोटी लहरों का नाम दिया था। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत आधारित है। तो हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत जो है गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। डी सही है। हिग्स के गुणक एवं त्वरक की अंतःक्रिया पर व्यापार चक्रों की उच्चतम सीमा एवं निम्नतम सीमा की व्यवस्था की, जिसके मध्य व्यापार चक्र चक्रीय रूप धारण करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो व्यापार चक्र के नवप्रवर्तन का सिद्धांत अभी हम लोगों ने 7वें क्वेश्चन में पढ़ा था, प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 9 का सही हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया। तो व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत हेयक द्वारा दिया गया था, जिसे अति विनियोग सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या है, हेयक के अनुसार कम ब्याज दर पर दिया गया बैंक साख अधिनिर्गम ही व्यापार चक्र की व्युत्पत्ति का मुख्य कारण है। मतलब जब क्या करती हैं बैंकें ब्याज दर को कम कर देती हैं तो उससे क्या होता है, व्यापारी या उद्यमी वर्ग जो है पैसे की मांग बढ़ा देता है या ब्याज ज़्यादा लेने लगता है। इस प्रक्रिया से ही व्यापार चक्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा हेयक का मानना है। हेयक ने व्यापार चक्र की दो दरों की बात की थी, जिसमें इन्होंने प्राकृतिक ब्याज दर और बाजार ब्याज दर की बात की है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है। वितरण, विनियोग, प्रभावपूर्ण मांग, उपभोग। तो व्यापार चक्र के लिए वितरण का कोई योगदान नहीं है, बाकी प्रभावपूर्ण मांग, विनियोग और उपभोग तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है या उत्तरदायी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने कहा। तो व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन हार्ट्रे का है। हार्ट्रे व्यापार चक्र को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं, क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना है, इसलिए व्यापार चक्र को हार्ट्रे एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। तो व्यापार चक्र की समृद्धि की अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। बाकी मंदी की अवस्था में क्या होता है, उत्पादन तो होता है लेकिन वस्तुओं की बिक्री नहीं होती है, इससे क्या होता है, रोजगार कम होने लगता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यापार चक्र की अवस्था नहीं है। मंदी, स्थिरता, पुनरुद्धार, संपन्नता। तो व्यापार चक्र की अवस्था जो है स्थिरता नहीं है, बाकी मंदी, पुनरुद्धार और संपन्नता है, स्थिरता नहीं है। 14 का बी सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यापार चक्र की अवस्थाएं होती हैं। तो व्यापार चक्र की अवस्थाएं इस आरेख से समझा जा सकता है कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इधर आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी वाई एच पर और एक्स अक्ष पर टाइम हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं ए बी सी डी ई। तो ए और बी जो आरेख है, पार्ट है, ए और बी आरेख का भाग,
वह समृद्धि की अवस्था है। बी और सी का जो भाग है इसको प्रतिसार की अवस्था कहा गया है। सी और डी की अवस्था को अवसाद की अवस्था और डी और ई अवस्था को पुनरुद्धार की अवस्था कहा गया है। तो ऐसा समृद्धि, प्रतिसार और अवसाद किस ऑप्शन में है? समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद, समृद्धि, प्रतिसार, समृद्धि सी और डी में है, फिर प्रतिसार डी सही हो जाएगा। 15 का डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में गुणक त्वरक परस्पर क्रिया नियम के आधार पर व्यापार चक्रों की व्याख्या की। किसने व्यापार चक्रों की व्याख्या के लिए गुणक और त्वरक अंतःक्रिया का क्रियान्वयन किया? तो यह हिग्स के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 16 का सही हो जाएगा बी। 17, किस अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? तो यह मानना था हार्ट्रे का। 17 सी सही हो जाएगा। 18, प्रोफेसर A.H. हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को वर्णित करते हैं प्रदर्शन प्रभाव के रूप में, समृद्धि प्रभाव के रूप में, प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो हिग्स हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को जो है वह समृद्धि प्रभाव के रूप में वर्णित करते हैं। 18 बी सही है। 19, बिजनेस साइकिल एंड नेशनल इनकम पुस्तक के लेखक हैं? तो A.H. हैंसन इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने व्यापार चक्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक लहरों का समावेश किया? तो व्यापार चक्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक लहरों का समावेश शुम्पीटर द्वारा किया गया था। प्राथमिक लहरों को इन्होंने बड़ी लहरें कहा और द्वितीयक लहरों को इन्होंने छोटी लहरों की संज्ञा दी। अगला, निम्न चित्र में व्यापार का सही क्रम प्रदर्शित है। व्यापार का सही क्रम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो इसको हम कह सकते हैं मंदी या अविस्फीति, प्रत्याविस्फीति, मुद्रास्फीति और विस्फीति। डी ऑप्शन सही है। 21। 22, सैमुअल्सन व्यापार चक्र मॉडल में निम्न में से किस स्थिति में नियमित व्यापार चक्र प्राप्त होने की बात करते हैं? तो सैमुअल्सन के व्यापार चक्र में जब अल्फा एवं बीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है तो नियमित व्यापार चक्र की स्थिति प्राप्त होती है। तो इसमें किसमें 1 के बराबर अल्फा बीटा का गुणनफल प्राप्त होगा? वह ए में प्राप्त होगा। तो 22 का ए सही हो जाएगा। 23, व्यापार चक्र की व्याख्या में किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया? तो स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग ए ऑप्शन है P.A. सैमुअल्सन, J.M. कीन्स, एन कैल्डार, J.R. हिग्स। तो एन कैल्डार ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया। अगला, वर्ल्ड प्राइस एंड द बिल्डिंग इंडस्ट्री 1937 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जोसेफ किचिन, वारेन तथा पियर्सन, केतरतीफ, जुगलर। तो वारेन तथा पियर्सन वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रकार से 24 का सही हो जाएगा बी।